जय हिंद साथियों, 4 नवंबर 2023 का करंट अफेयर हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्या क्वेश्चन है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत के सबसे सफल गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो क्रिकेट का वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, 13वां संस्करण हो रहा है। क्या कहिएगा, 13वां संस्करण हो रहा है। इस संस्करण में मोहम्मद शमी जो है क्या किए हैं, श्रीलंका के खिलाफ, अभी श्रीलंका के खिलाफ जो है आपका मैच हो रहा था और ये कितना विकेट ले लिए, 5 विकेट लेने के साथ ही ये जो है जहीर खान का रिकॉर्ड तोड़ दिए। जहीर खान पहले क्या लिए थे, 23 आपका पारी में 44 विकेट लिए थे। अब मोहम्मद शमी का कितना विकेट हो गया है, तो 45 विकेट हो गया है। ये किसका रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो ये बात समझ गए हैं कि जहीर खान का तोड़े हैं। किसके खिलाफ ले रहे थे, श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेट लिए हैं हाल फिलहाल में। ठीक है, चलिए इसका तो ये बात समझ गए। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग क्रिकेट के बारे में। ठीक है, तो क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट वर्ल्ड कप का ये क्या संस्करण, 13वां संस्करण। 12वां संस्करण कौन जीता था, 12वां, तो क्या कहिएगा, ये इंग्लैंड जीता था आपका। ठीक है, इंग्लैंड जीता था। ये क्रिकेट वर्ल्ड कप हो कब से रहा है भाई, तो ये 1975 से हो रहा है। कौन जीता था, तो वेस्ट इंडीज जीता था। किसको हरा करके, तो इंग्लैंड को हरा करके। ये हो कहां पे रहा था, इंग्लैंड में हो रहा था। ये भी बात आपको जान लेना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं भारत अब तक कब कब जीता है। तो भारत जो है कब कब विनर रहा है, तो ये भी थोड़ा जान लीजिए। ये जो है 1983 में कपिल देव के समय में, फिर आपका 2011 में ये आपका जीता है। भारत अब तक 2 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुका है। ठीक है, चलिए अब आगे आता है। अभी देखिए इस बार जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा काम हुआ है, तो उसको भी थोड़ा देख लीजिए। अभी क्या है ना कि सबसे मतलब वर्ल्ड कप में मतलब सबसे तेज शतक लगाने वाले कौन बन गए हैं, तो ये आपका मैक्सवेल बन गए हैं। क्या कहिएगा, मैक्सवेल है। कितना रन, मैक्सवेल जो है कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और ये 40 गेंद में जो है 100 रन सबसे तेज शतक लगाने वाले बन गए थे। ठीक है, ये बात याद रखना है। उसके बाद अब आइए वनडे में सबसे तेज 100 रन लेने वाले कौन बन गए, शाहीन अफरीदी। ये कहाँ के हैं भैया, तो ये आपका जो है शाहीन अफरीदी हैं। ये आपका कहाँ के हैं, ये पाकिस्तान के हैं। सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले हो गए। 100 विकेट लेने वाले सबसे तेज कौन हो गए, आपका ये आपका शाहीन अफरीदी हो गए। उसके बाद चलिए अब आइए 1000 रन सबसे वनडे में सबसे तेज 1000 रन लगाने वाले कौन हो गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले कौन हो गए, ये आपका डेविड वार्नर हो गए। ये भी याद रखना है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फिर आप उस टाइम गलत मार के आता है। तो वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले डेविड वार्नर हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बताए थे आपको, 100 रन सबसे मतलब 100 रन सबसे कम बॉल में सबसे तेज शतक लगाने वाले ग्रैम मैक्सवेल हैं। ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं, 40 बॉल में लगाए थे। चलिए अब और आगे थोड़ा सा इसको जान लीजिए। अभी सबसे तेज जो है, सबसे अधिक शतक लगाने वाले वर्ल्ड कप में सबसे अधिक शतक लगाने वाले कौन हो जाएंगे, तो अपने रोहित शर्मा जी हो गए। ठीक है, रोहित शर्मा अभी से ये अफगानिस्तान के खिलाफ लगाए थे, उसका 7 शतक हो गया है। ठीक है, तो इतना सारा चीज आपको याद रखना है वर्ल्ड कप से। चलिए वर्ल्ड कप के बारे में और थोड़ा सा कुछ जाने का। अभी क्या है ना, अभी वर्ल्ड कप का जो है, अभी आपका जो है ये एशिया हुआ ना, एशिया T20 क्रिकेट एशिया कप जो हुआ था, उसमें आपका श्रीलंका को फाइनल में भारत हरा करके फाइनल जीता था, वो तो जान ही रहे हैं। उसके अलावा अभी क्रिकेट का बारे में और थोड़ा सा जान लीजिए। T20 जो मेंस होने वाला है 2024 में विश्व कप, वो कहाँ पे होगा, तो ये आपका वेस्ट इंडीज होगा और कहाँ पे होगा, तो यूएसए में होगा। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 2024 वाला। और थोड़ा सा यहाँ से आप और एक चीज याद रख सकते हैं। अभी जो एशियन गेम हो रहा था ना, कहाँ पे, हांगझाओ में। ठीक है, ये कैवा संस्करण था आपका, 19वां हो रहा था। तो यहाँ पे जो है क्रिकेट में हम लोग पुरुष और महिला दोनों में स्वर्ण जीते हैं। ठीक है, तो महिला वाला किसको हरा करके, श्रीलंका को हरा करके जो है महिला में हम लोग क्या किए हैं, श्रीलंका को हरा करके हम लोग गोल्ड जीत के लेके आए थे। और पुरुष में किसको, अफगानिस्तान को हरा करके हम लोग जो है पुरुष में गोल्ड जीते थे। ये बात आपको दोनों याद रखना है। कहाँ पे हो रहा था, ये हांगझाओ में जो हो रहा था एशियन गेम 19वां। तो हम लोग दोनों में, एशिया और पुरुष और महिला दोनों में हम लोग गोल्ड लेके आए हैं। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ता है। और क्रिकेट से यहाँ पे आपको, क्रिकेट का तो बहुत सारा कुछ है, बट और ज्यादा चीज नहीं जानिए, नहीं तो फिर आपको इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, बट जो अभी जहां तक अभी जो महत्वपूर्ण है, जो अभी घटना घटा है, ठीक है, उसको थोड़ा सा जान के चलिएगा। चलिए अब आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए क्रिकेट विश्व कप से ना यहाँ से आपका क्वेश्चन बन ही जाता है, तो थोड़ा सा इसको देखते ही चलिए। दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया फेस्टिवल 2023 का फोकस देश कौन सा है? देखिए अभी जो है वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन आपका कहाँ पे हो रहा है, भारत मंडपम में हो रहा है। कहाँ पे कहिएगा, भारत मंडपम में। ये कहाँ पे है भाई, ये भारत मंडपम जो है आपका जो है मंडपम जो है कहाँ है, दिल्ली में है, प्रगति मैदान में, सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। इसका जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी की है। तो 2 चीज होता है, एक होता है फोकस देश, ठीक है, फोकस देश कौन है, जापान है, ठीक है, और एक होता है
भागीदार यानी एक साझेदार, इसको भागीदारी देश कहिए या साझेदार देश कहिए, ठीक है, भागीदार देश। तो भागीदार देश कौन हो जाएगा, ये आपका नीदरलैंड है, ठीक है, नीदरलैंड। अभी नीदरलैंड को इतना बुरी तरीके से हराया है क्रिकेट में, आप लोग नीदरलैंड को जानते होइएगा, ठीक है। नीदरलैंड का राजधानी कहाँ है, एम्स्टर्डम है। तो नीदरलैंड कौन सा देश हो जाएगा आपका, भागीदार देश हो जाएगा। और फोकस देश कौन सा हो जाएगा, जापान हो जाएगा। और इस बार इसी वजह से भी महत्वपूर्ण है, ये है कि इस बार जो है हम लोग मोटा अनाज वर्ष भी मना रहे हैं, ठीक है, यूएनओ द्वारा घोषित किया गया है। तो उसी को लेकर के बहुत सारे देश यहाँ पे इस प्रदर्शनी में आए हैं। तो बात ये याद आपको रखना है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। कहाँ पे हो रहा है, न्यू दिल्ली में हो रहा है। फोकस देश कौन सा है, तो क्या कहिएगा, जापान। और भागीदार देश कौन सा है, नीदरलैंड। नीदरलैंड का राजधानी कहाँ है, एम्स्टर्डम है, ठीक है। कहाँ पे आयोजन हो रहा है, नई दिल्ली में हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिए ये हमारे मोदी जी हैं। और ये बात भी याद रखिएगा कि इस बार जो है 2023 का कहेगा कि कौन सा वर्ष मना रहे थे, क्या कहिएगा, मोटा अनाज वर्ष मना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग श्री अन्न को बहुत ज्यादा इस बार क्या दे रहे हैं, श्री अन्न जो है एक भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, एक स्कीम है, ठीक है। इसके द्वारा जो आपका मोटे अनाज जितना भी है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, कुटकी है ना, ये जितना भी सारा चीज है, इसको क्या ज्यादा से ज्यादा जो है आपको क्या करना है ना, लोगों तक इस चीज के, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसमें प्रोटीन पाया जाता है, बोला क्योंकि पौष्टिक आहार होता है। तो मोटा अनाज में ये सारा चीज को शामिल किया गया है। और इस चीज को जो है भारत सरकार जो है मोटा अनाज वर्ष के रूप में यूएनओ में इस बार जाके बात बोला, और ये मनाया भी जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, श्री अन्न में आपका थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चले आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अभी क्या चल रहा है ना, चाणक्य रक्षा संवाद, ये पहली बार हो रहा है, अब तक का पहली बार हो रहा है, कभी नहीं हुआ था। तो चाणक्य को तो बारे में जान रहे हैं, ठीक है। इसके द्वारा कोई किताब लिखा हुआ था अर्थशास्त्र, जो राजनीति से संबंधित था, बहुत बार पूछता। तो चाणक्य कहाँ पे, गुप्त वंश से मौर्य वंश से संबंधित था, ठीक है। तो यही है चाणक्य। इस बार चाणक्य रक्षा संवाद 2023 हो रहा है। कहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है, क्या कहिएगा, दिल्ली में किया जा रहा है। नई दिल्ली में जो है ना, एक जो है मानिक शाह, हम लोग का पहला फील्ड मार्शल कौन थे, मानिक शाह। तो एक मानिक शाह सेंटर है वहां पे, वहीं पे किया जा रहा है। और इसको जो है भारतीय सेना के द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है। बहुत सारे जो है अपना हिंद प्रशांत वाला जो भी देश है, सारे देश आए हैं। और इसका जो है आयोजन, ये अपना जो है जगदीप धनखड़ है, इसी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। तो ये आपका चाणक्य, क्या कहिएगा, चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन करेगा, तो क्या कहिएगा, नई दिल्ली में। कहाँ पे, मानिक शाह सेंटर में। मानिक शाह कहाँ पे है भैया, तो क्या कहिएगा, नई दिल्ली में जो है, जैसे है ना अभी आपका भारत मंडपम है, जैसे भवन है, प्रगति मैदान में, फिर यशो भूमि है ना। तो उसी तरह से मानिक शाह एक सेंटर है वहीं पे आपका, क्योंकि पहले हम लोग फील्ड मार्शल हुआ करते थे मानिक शाह जी, तो उसी के नाम पे है, वहीं पे आपका हो रहा है चाणक्य रक्षा संवाद। अब चाणक्य कौन थे, तो आप लोग जानते हैं, राजनीति के बहुत बड़े विश्लेषक हैं। इसका एक बुक भी था, अर्थशास्त्र, ठीक है, उसको लिखे थे, जो राजनीति से संबंधित है ना। अर्थशास्त्र को इकोनॉमी से नहीं मारिएगा, ठीक है। तो ये आपका नई दिल्ली में हो रहा है, बात समझ गए होइएगा। चलिए ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ज्यादा लंबा खींचते हैं तो ज्यादा समय भी लगता है और आप लोग को पसंद भी नहीं है। चलिए आगे चलें। आगे क्वेश्चन क्या है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022 में सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है। तो कहने का मतलब यह है कि सड़क और परिवहन मंत्रालय द्वारा जो है प्रत्येक वर्ष जो है एक आपका रिपोर्ट जारी किया जाता है, जिस रिपोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022। अब अभी 2023 चल रहा है, तो 2022 का निकलेगा, फिर 2024 आएगा तो 23 का, ये प्रत्येक वर्ष निकाला जाता है। तो इस बार कितना 2022 वाला निकला है, इससे पहले 2021 वाला निकला था। तो इसमें जो है ना बहुत सारा डाटा रखा गया कि कितना आपका दुर्घटना हुआ, सड़क में दुर्घटना 2 चक्का से कितना होता है, 4 चक्का से कितना होता है, पैदल चलने से कितना होता है। तो इसी तरह से है। चलिए आपको थोड़ा सा इसका बहुत सारा चीज है। अभी जो है इस बार ये जो है 7 डायमेंशन पे, ये जो है इसका मतलब 7 प्रकार का जो है चीजों को मापन किया जाता है इसमें, सड़क ये जो आपका दुर्घटना रिपोर्ट है, ठीक है। तो इसमें जो मुख्य है उसी पे हम आप पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि मरने वालों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है। तो सबसे पहले सबसे अधिक जो है आपका सिक्किम में है, और ये कितना परसेंट, 17%। अब ये कैसे निकाला जाता है, तो ये 10,000 में निकाला जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। 1,000 में नहीं निकाला जाता है, 10,000 में कितना वाहन में जो लोग जो है आपका दुर्घटना पे मरा। तो सबसे अधिक ये दुर्घटना कहाँ पे मरने वाले की संख्या सबसे सर्वाधिक किस राज्य में हुआ है, सिक्किम हुआ है। दूसरा नंबर में आपका बिहार है, तीसरा नंबर में छत्तीसगढ़ है, और चौथा नंबर में झारखंड है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जो रिपोर्ट निकाला जाता है, उस रिपोर्ट में सर्वाधिक अगर मृत्यु दर कहेगा कि सर्वाधिक किस राज्य दुर्घटना से, मतलब सड़क दुर्घटना से सबसे अधिक मृत्यु कहाँ किस स्टेट में होता है, तो क्या कहिएगा, 1 नंबर में सिक्किम है। कितना परसेंट, तो 17%। इसका मृत्यु दर कितना कहिएगा, 17% है। और वो कितना पे निकाला जाता है, 10,000 में निकाला जाता है, ये बात याद रखिएगा। दूसरा नंबर में कौन है, बिहार है। तीसरे नंबर में छत्तीसगढ़ है, और चौथा नंबर में झारखंड है। इसी वजह से हम इसको चारों को ऑप्शन में दे दिए हैं। कहीं आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि 2022 का सड़क दुर्घटना रिपोर्ट में सबसे अधिक मृत्यु दर किस स्टेट का रहा है, बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो क्या कहिएगा, सिक्किम। अभी आगे में आते हैं, दुर्घटना में सबसे अधिक आपका तमिलनाडु है। इसका जो है सारा चीज आपके पास हम
रखे हैं, आपको हम दिखाते हैं सारा चीज इसका लिखा हुआ है कि कितना कितना हुआ है। और ये क्या देखिए, सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022 के अनुसार कुल जो है इस बार जो है कुल सड़क दुर्घटना कितना हुआ था, क्या कहिएगा, 4,61,312 कुल दुर्घटना हुआ है। ये याद रखना है आपको, कितना ये डाटा पूछ देगा आपको, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022 के अनुसार कुल सड़क दुर्घटना कितना हुआ है, 4,61,312, ठीक है, जो 2021 के रिपोर्ट से कितना प्रतिशत अधिक है, तो क्या कहिएगा, कहेगा कि 2022 वाला जो सड़क दुर्घटना रिपोर्ट है 2021 से कितना प्रतिशत अधिक दुर्घटना हुआ है, तो क्या कहिएगा 11.9%, जो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कितना परसेंट, 11.9% अधिक दुर्घटना हुआ है। ये बात समझ गए। 2022 रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु कितना हुआ है भैया, तो यहाँ पे 4,61,312 दुर्घटना हुआ है, उसमें मृत्यु कितना हुआ है, तो 1,68,491, जो 2021 के रिपोर्ट में से कितना अधिक है, तो 9.4% अधिक वृद्धि की गई है। कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल दुर्घटना ये हुआ जो 2021 के दुर्घटना से कितना परसेंट अधिक, 11% अधिक, मगर मृत्यु टोटल कितना हुआ है, तो 1,68,491, जो 2021 के रिपोर्ट से कितना अधिक है, 9.4% अधिक है। और यही मृत्यु सबसे अधिक आपका कहाँ हुआ है, सिक्किम में। सबसे अधिक मृत्यु दर किसका रहा है, सिक्किम, दूसरा नंबर में बिहार, तीसरा नंबर में छत्तीसगढ़, चौथा नंबर में झारखंड। बहुत ज्यादा दुर्घटना। और इस बार जो दुर्घटना हुआ है ना, तो ये जो मोड़दार रोड है, मोड़दार रोड में नहीं हुआ, सीधे वाला रोड में हुआ है, ठीक है, सीधे वाला स्पीड में। और सबसे अधिक जो है आपका 2 चक्का वाहन में अधिक हुआ है, ठीक है, 2 चक्का वाहन में सबसे अधिक हुआ है, समझे, ये बात याद रखिएगा। और बहुत ज्यादा इस बार मृत्यु हुआ है, ये समझ रहे हैं, इतना बड़ा आपका ये जो है आंकड़ा है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। इतना लोग जो है अभी भी जो है सड़क में जो है लोग थोड़ा सा नहीं संयमी की वजह से, स्पीड गाड़ी चलाने की वजह से, और बोला गया है इस रिपोर्ट में कहा गया कि सबसे अधिक स्पीड गाड़ी चलाने की वजह से इतना लोग का मृत्यु हुआ। अब आइए घायल कितना हुआ है, तो घायल टोटल आपका कितना हुआ है, 4,43,366, जो 2021 के आंकड़े से कितना 15.3% अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। कह रहे हैं कि इस बार 2022 के रिपोर्ट में टोटल कितना घायल हुआ है, तो इतना लोग घायल हुआ है 4,43,366, जो 2021 के रिपोर्ट से कितना परसेंट अधिक है, तो 15.3% अधिक है। समझ रहे हैं आप, धीरे धीरे बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा रोड बन रही, छोटी छोटी रोड बन रही, तो घायल कम होना चाहिए, तो और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कितना है, 2021 के हिसाब से 15.3% अधिक है। भाई आगे बढ़ते हैं। 2022 के रिपोर्ट में 2 पहिए वाहन से जुड़ी कुल कितना मामला है, तो 63,115 दुर्घटना हुई। इनमें से जो है कितना 25,000, यानी सिर्फ आपका 2 चक्का से 25,228 आदमी का मृत्यु हुआ है। समझ रहे हैं, यानी सबसे अधिक जो है आपका दुर्घटना हुआ है वाहनों से, सबसे अधिक तो क्या कहिएगा 2 पहिया से अधिक हुआ है, ठीक है, 2 पहिया से सबसे अधिक हुआ है। कितना हुआ है, 63,115 दुर्घटना हुई, जिसमें से 25,228 लोग की क्या हुआ है, मौत हुआ है। समझ गए बात को, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आइए दूसरे नंबर पे आपका क्या है, 4 चक्का है, यानी 4 चक्का, यानी 4 मतलब कार वार भी कह सकते हैं, 4 चक्का वाला। उसमें कितना हुआ है टोटल 2900, मतलब 29,005 आदमी, मतलब टोटल आदमी दुर्घटना हुआ है, जिसमें से मृत्यु कितना हुआ है, तो 10,174 लोग की मृत्यु हुआ है। और तीसरे नंबर में पैदल चलने वाले, यानी कहने का मतलब है अगर आपको पूछ दे कि 2022 का जो रिपोर्ट निकला है, इस रिपोर्ट में सर्वाधिक दुर्घटना किससे अधिक हुआ और मृत्यु किससे हुआ, तो क्या कहिएगा, 2 चक्का वाला वाहन से, उसके बाद 2 चक्का वाला, फिर उसके बाद क्या कहिएगा 4 चक्का वाला, फिर उसके बाद क्या कहिएगा पैदल वाला, ठीक है। सबसे अधिक रेशियो किसका है, तो 2 चक्का वाले का है, ठीक है। तो इसमें आपका तीसरे नंबर में कौन हो जाएगा, पैदल चलने वाले। कितने लोग भैया इसमें हुए, 20,513 आदमी, और मृत्यु कितना हुआ है, 10,160 लोग का मृत्यु हुआ है। सर्वाधिक दुर्घटना वाले राज्य कहाँ पे, ठीक है, सर्वाधिक मृत्यु दर वाले राज्य कौन सा बताए थे आपको, सिक्किम। कौन सा बताए थे हम, सिक्किम बताए थे, ठीक है, सिक्किम बताए थे ना, सिक्किम सर्वाधिक सिक्किम था। उसके बाद था मृत्यु दर में कौन था, अपना बिहार था, ठीक है, बिहार था। उसके बाद कौन था आपका, छत्तीसगढ़ था, ठीक है, छत्तीसगढ़ भी था। उसके बाद कौन था आपका, झारखंड था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सर्वाधिक दुर्घटना वाला राज्य में कौन सा हो जाएगा आपका, तमिलनाडु है। ये बात याद रखिए। कहेगा कि 2022 का सड़क दुर्घटना रिपोर्ट में सर्वाधिक दुर्घटना कहाँ हो रहा है, तो क्या कहिएगा, तमिलनाडु में हो रहा है, ठीक है, शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश है, फिर केरल है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। तो ये तीनों क्रम को याद रखिएगा। ये मृत्यु दर वाला आपका हो जाएगा सिक्किम, बिहार, छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड। और यहाँ पे दुर्घटना वाला सबसे अधिक कहेगा तो क्या कहिएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद तमिलनाडु के बाद क्या कहिएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश। उसके बाद कौन सा हो जाएगा आपका, केरला हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका कौन हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, दुर्घटना वाला अलग है और मृत्यु वाला। और मृत्यु जब भी निकालेंगे कितना में निकालेंगे, 10,000 पे निकालते हैं। और इस बार जो है सबसे अधिक मृत्यु कैसे हुआ है, तो क्या कहिएगा, सीधे वाले रोड में हुआ है, घुमावदार रोड में नहीं हुआ है, ठीक है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा, और इसके मंत्री कौन है, तो नितिन गडकरी जी हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर देख नहीं, इतना डाटा याद नहीं रख सकते कोई बात नहीं, 3-4 चीज आपको याद रखना है कि सर्वाधिक मृत्यु दर
दुर्घटना से सबसे अधिक मृत्यु कहाँ पे हुआ है तो क्या कहिएगा, सिक्किम में। और इसका क्रम याद रखिएगा, सिक्किम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है। और दुर्घटना सबसे अधिक कहाँ हुआ है तो क्या कहिएगा, झारखंड में, सॉरी तमिलनाडु में, तमिलनाडु के बाद मध्य प्रदेश, केरल, फिर आपका उत्तर प्रदेश दुर्घटना में सबसे अधिक है, ठीक है। सबसे अधिक कौन सा वाहन से दुर्घटना हुआ है तो 2 चक्का से कहिएगा, ठीक है। सबसे अधिक उसी का रेशियो, उसके बाद 4 चक्का, फिर उसके बाद पैदल वाला, ठीक है। और टोटल कितना हुआ है तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। ये वाला, ठीक है, ये वाला बस दो डाटा याद रखिएगा, बाकी बचा आपको कुछ चीज याद रखने का जरूरत नहीं है, ये आप ऐसे ही समझ जाइएगा, ठीक है। और सिक्किम सबसे अधिक है, जानते हैं ना, सिक्किम उक्किम थोड़ा सा पहाड़ी वाला एरिया है, हो सकता होगा उधर ज्यादा आदमी आवाजाही की वजह से ऐसा हो सकता होगा। अब ये कड़ा थल संधि लैंड ब्रिज किन 2 जल राशियों के बीच जो है चर्चा में बना हुआ है। देखिए अभी जो है ना, आप लोग को मालूम है, अभी जो है ये आपका ये बेल्ट इन रोड इनिशिएटिव BRI, ठीक है, BRI का जो है अभी आपका 10वां बैठक हो रहा था, कहां पे, चाइना में हो रहा था। ये क्या है भाई, तो ये 2013 से शुरू किया गया था, किसके द्वारा, चाइना के द्वारा, ठीक है। अब पुतिन जी भी वहां पे चाइना गए हुए थे, और यहाँ पे जो है थाईलैंड का जो है प्रधानमंत्री कौन है, सरेथा थाविसिन है, कल भी बताए थे आपको, थाईलैंड का प्रधानमंत्री सरेथा थाविसिन, वो भी वहां पे गए हुए थे। तो ये बात अभी आपका चर्चा में आ गया, चर्चा में क्यों आया बताते हैं। तो BRI बेल्ट इन रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरे विश्व को जो है पुराने सिल्क रूट के मतलब उसी हिसाब से पूरे विश्व को जोड़ना है, ठीक है। तो उसी में बैठ करके ये लोग जो है इस बार जो है एक इन लोग का बीच एक समझौता हुआ है, और क्या समझौता हुआ है बता देता है। ये आप देख रहे हैं ना, मलय प्रायद्वीप, आपको क्या बताते हैं, मलय प्रायद्वीप में कौन कौन से, म्यांमार है, थाईलैंड है, फिर आपका मलेशिया है और सिंगापुर है। तो जो मलय प्रायद्वीप का ये जो देख रहे हैं, यहाँ पे आपका म्यांमार आके खत्म हो जाता है, और यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका थाईलैंड है, ये ऐसे करके थाईलैंड है ना, देखिए ये वाला जो कलर देख रहे हैं आप, ऐसे करके ये आपका थाईलैंड है, ठीक है। ये ऐसे यहाँ तक आइएगा, थाईलैंड है, ये आपका सिंगापुर है, इधर आइएगा तो फिर आप, सॉरी मलेशिया है, यहाँ पे आपका सिंगापुर है, ठीक है। तो ये जो संकरा जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये जो संकरा क्षेत्र देख रहे हैं, इसी को क्या, यहाँ पे जो है इन लोग के बीच एक बात हुआ है कि यहाँ पे जो है आपका क्या करना जाए, एक जो है आपका लैंड ब्रिज बनाया जाए, जो अभी आप दिखाता है, यहाँ से आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये जो आप देख रहे हैं, देखिए ये मलक्का जल संधि इसको बोलते हैं, ये क्या है, ये मलक्का जल संधि है, ठीक है। और ये मलक्का जल संधि पूरे विश्व का जो कंटेनर मेंटेनर जो आपका जो व्यापार होता है, 25% व्यापार आपका इसी से होता है, किससे होता है, ये मलक्का जल संधि से, ठीक है। ये बहुत यानी आप दक्षिण पूर्व का पूरा व्यापार को ये मलक्का जल संधि आपका यहाँ पे इसको पूरा संचालित करता है, आप समझ रहे हैं। अगर इसका विकल्प यहाँ पे बन जाता है तो सबसे पहली बात है कि थाईलैंड सरकार के पास अभी इसका यहाँ पे इकोनॉमी अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। तो सरेथा थाविसिन जो है अपना विकल्प खोज रहा है। तो ये जो है ये बात अपना अभी बेल्ट इन रोड का जो 10वां वर्षगांठ मनाया जा रहा था, तो वहीं पे बात बोला कि ये जो संकरा क्षेत्र देख रहे हैं, मात्र ये कितना है, 90 किलोमीटर है, ठीक है। 90 किलोमीटर बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्या है, आपका लैंड ब्रिज बना दिया जाएगा। जब लैंड ब्रिज बना दिया जाएगा तो यहाँ से ऐसे करके आप ऐसे मलक्का जल संधि होके जाइएगा, जो आपका खर्चा लगेगा वो खर्चा आपका कम हो जाएगा। क्यों खर्चा कम लगेगा, अगर ये वाला अगर आपका लैंड ब्रिज बना दिया जाए तो कितना किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगा, 1200 किलोमीटर का, आप समझ रहे हैं। 1200 किलोमीटर का अगर दूरी कम हो जाए तो कितना लोग का जो है बचत हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो ये आपका हो गया है बहुत ज्यादा अभी आपका चर्चा में बना हुआ है। तो क्या कहिएगा, कड़ा जो है, कड़ा स्थल संधि कहिएगा या लैंड ब्रिज है, तो कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो थाईलैंड में यहाँ पे बनाया जा रहा है, ऊपरी वाला भाग है। और इसको क्या बोलते हैं, थाईलैंड की खाड़ी है, ये अंडमान सागर है, ठीक है। इधर आइएगा तो आपका दक्षिण चीन सागर है, इधर आइएगा तो आपका कौन, जावा सागर है, इधर अंडमान सागर है। तो हमको इधर नहीं जाना है, ये मलक्का है। मलक्का के बारे में तो आप लोग जानते ही होइएगा, ठीक है। मलक्का जल संधि किसके किसके बीच है, तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच है। इधर आपका जावा सागर और इधर अंडमान सागर के बीच है, ठीक है। और ये अगर आपको पूछेगा कि कड़ा जल संधि किसके किसके बीच है, तो क्या कहिएगा, ये जल संधि नहीं, ये स्थल संधि, ये लैंड ब्रिज बनाया जाएगा। और ये देखिए थोड़ा सा आपको हम यहाँ पे थोड़ा बताते हैं, है क्या, नहीं है, अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं है। अभी देखिए इन सब करने का क्या जरूरत है, ये सब जो लोग कर रहा है क्यों कर रहा है, इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं। तो बस मैप को था, ये लोग मैप नहीं दिया है, दिया है, देखिए अभी आपको बता देता है ये क्या जरूरत पड़ता है कि लोग को कितना इससे बेनिफिट है आदमी का। जब आपका खर्चा कम पड़ेगा कोई भी चीज, तो आदमी वहां पे आप सब सस्ता से सस्ता बेचेगा और वहां पे आपका सामान का ज्यादा डिमांड होगा। आप यहाँ पे 2 चीज जानते हुएगा, यहाँ पे आपका सुएज नहर है, ठीक है, और यहाँ पे आपका पनामा नहर है। ये 2 चीज आप लोग, जब सुएज नहर, ये सुएज नहर कब बना मालूम है, ये 1800 ये 50 आपका एक तरह से कहिएगा, ये सुएज नहर का जो निर्माण है, आपका सुएज नहर का जो निर्माण है आपका कब 1859 से शुरू हुआ, और ये जाके 1869 में जाके आपका बन के तैयार हुआ। उससे पहले अगर यहाँ से इंग्लैंड से अगर आपको यहाँ आना होता था तो ऐसे करके आप आते थे यहाँ मुंबई, समझ रहे हैं कितना खर्चा था। अगर आपको यहाँ पे आना होगा तो ऐसे करके आपको ऐसे करके घूम करके पूरा
चक्कर लगा के आना होता था और यहाँ पे आप पहुंचते। जो काम अब यहाँ पे क्या डायरेक्ट यहाँ पे आइए, यहाँ पे गिरगांव जल संधि है, डायरेक्ट यहाँ से ऐसे घुसिए भूमध्य सागर और यहाँ पे सोयनर होते हुए, लाल सागर होते हुए, यहाँ पे अदन की खाड़ी होते हुए यहाँ पे मुंबई पहुंच जाइए। कितना इसका यानी कहने का मतलब है 10 गुना खर्चा बचेगा आपका, 10 गुना से भी अधिक मेरे हिसाब से खर्चा बच सकता है। तो तब से लोग जो है विकल्प खोज रहा है कि हम कैसा विकल्प में काम करें जिससे क्या है कम से कम खर्चा पे कोई भी सामान हमारा वहां पे पहुंच जाए। तो ये थोड़ा सा जान लीजिए, सुएज नहर यहाँ पे बना आपका, और ये कब बना? 1859 में बनाना शुरू हुआ और 1869 में बना, और इसका राष्ट्रीयकरण फाइनली जाके 1956 में होता है। और इसका लंबाई कितना है? तो 193 किलोमीटर है। ये बात आप, और ये किसको किसको जोड़ता था क्या कहिएगा? ये पे लाल सागर है और ये भूमध्य सागर है। इधर आइएगा तो फिर यहाँ पे आपके बाबुल मंदिर है, ठीक है, ये तो आपका अदन की खाड़ी है, ठीक है, और ये पे आपका लाल सागर है। तो इसी के तर्ज पर आपका यहाँ पे बनाने जा रहा है, क्योंकि संकरा क्षेत्र मात्र 90 किलोमीटर, कितना किलोमीटर है? 90 किलोमीटर है। अगर यहाँ पे बन जाता है, अब इधर भी पोर्ट हो जाएगा और उधर भी पोर्ट हो जाएगा, तो यहाँ के जो भी इकोनॉमी है बहुत ज्यादा पैसा बचेगा, ठीक है। चाइना का जो है एक तरह से क्या हो जाएगा, चाइना इस काम को तो चाइना नहीं करना चाह रहा है, उसको लग रहा है, चाइना को ये लग रहा है कि ये पूरा पूरी किसका, थाईलैंड का ही बचत होगा, उसमें हमको कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखेगा, ये कहाँ पे है? तो ये क्या कहिएगा? थाईलैंड की खाड़ी, यहाँ पे थाईलैंड की खाड़ी है, इधर देखिए दक्षिण चीन सागर है, और ये अंडमान सागर है, ये अपना अंडमान निकोबार इधर नीचे में है, आप लोग जानते हैं। अब देखिए उसी के तर्ज पर यहाँ पे भी, उससे पहले यहाँ पे पनामा नहर है, ये कब बना था भाई? ये आपका 1914 में बना है। ये कब बना है? 1904 से बनाना शुरू किया गया था और 1914 में, और ये 82 किलोमीटर है यहाँ पे आपका, 82 किलोमीटर है। जब यहाँ बन गया तो आपको क्या हो गया ना, ये मतलब कहने का मतलब है प्रशांत महासागर को ये अंड महासागर कहिए या अटलांटिक महासागर कहिए या कैरिबियन सागर कहिए, सभी इधर इसी को कहता हम लोग कैरिबियन सागर में ही, मतलब अटलांटिक महासागर में ही आपका कैरिबियन सागर है, ठीक है। तो ये वाला एरिया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पनामा नहर बोलते हैं। और ये कब बना? 1914 में बना। कितना? 82 किलोमीटर। जब ये बन गया तो इधर वाया पार करना कितना आसान हो गया। तो इसी के तर्ज पर यहाँ पे बनाया जा रहा है कि जिससे अपना बचत हो, ज्यादा से ज्यादा बचत होगा तो आपका वस्तु का कहीं पे भी क्या होगा, डिमांड ज्यादा होगा, आपका खर्चा कम पड़ जाएगा, तो आप कम से कम दाम में बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं। जब बेचेगा तो आपका डिमांड क्या होगा, आपका वस्तु का ज्यादा डिमांड होगा, तो आपका इकोनॉमी ऑटोमेटिक बढ़िया होगा। अब थाईलैंड को यहाँ से क्या लाभ है भाई? थाईलैंड को यहाँ से ये लाभ है कि हम यहाँ से जो मलक्का से ऐसे करके घूम करके ये जो हम जाते हैं, तो ये घूम करके जाएंगे तो 1200 किलोमीटर हमको अधिक जाना है, तो हम इतना घूम करके नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट सीधे चले जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे, और ये ज्यादा है भी नहीं, 90 किलोमीटर का संकरा क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे क्या इधर भी पोर्ट बन जाएगा, इधर भी पोर्ट बन जाएगा, जो वस्तु इधर से जाएगा वो वस्तु इधर से नहीं जाएगा। और आपको पहले भी बोले कि पूरे विश्व का 25% व्यापार जो है आपका कहाँ से हो रहा है? मलक्का जल संधि से ही होता है, और मलक्का जल संधि का अपने आप में बहुत ज्यादा क्या है, यहाँ पे इंपोर्टेंट हो जाता है। अगर ये बन जाता है तो इसका इंपोर्टेंट क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, समझे। तो अब यहाँ पे ना चाइना का 2 चीज 3 चीज यहाँ पे खड़ के आ रहा है, क्योंकि चाइना जो है ना बहुत BRI में अपना बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। अभी आपको उस दिन भी बोले थे कि श्रीलंका में एक हब्बन टोटा है और आपका पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है। यहाँ पे चाइना का कहना है कि सब पोर्ट में हम बहुत ज्यादा खर्चा कर दिए, यहाँ से हमको इनकम कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है ना, सफेद हाथी की तरह हो जाएगा, ठीक है। सफेद हाथियों का देश किसको कहता है? तो इसी को कहता है। तो कहा इसको ये जा रहा है कि हम यहाँ पे खर्चा तो करेंगे मगर हमको फायदा यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि जो भी टैक्स वैक्स होगा आपका राष्ट्रीयकरण आपकी जगह, तो ये तो आपका हो जाएगा, इधर भी पोर्ट हो जाएगा, इधर भी पोर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका स्थल संधि बन जाएगा, यानी ब्रिज, लैंड ब्रिज का काम करेगा। और थाईलैंड सरकार का ये सोचा समझा होगा, अभी ये नीति है। अभी आप देखे हैं कि अपना इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जो है भारतीय लोगों के लिए वीजा मुक्त कर दिया है सरिता थापासिन, यहाँ के प्रधानमंत्री बहुत दिमाग लगा रहे हैं अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ का इकोनॉमी अभी बहुत ग्रोथ बहुत मतलब बहुत कम हो रहा है। पता नहीं लोग के आंतरिक कोई बात हुआ होगा, क्या होगा नहीं पता, बट यहाँ का जो है इकोनॉमिक ग्रोथ इस लोग का बहुत रुका हुआ है, ठीक है। तो यहीं पे अभी बेल्ट इन रोड का 10वां आपका जो है बैठक हो रहा था, इसी बैठक में ये बात हुआ है। तो मेरे हिसाब से आप लोग बात को समझ गए होइएगा कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो किसको किसको जोड़ेगा? तो यहाँ पे थाईलैंड की खाड़ी है, यहाँ पे अंडमान सागर है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच आपको जोड़ेगा कौन? करा थल संधि, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपको 3 चीज बोले हैं, एक मलक्का जल संधि क्या कहिएगा, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है, ठीक है। ये किसको किसको? जावा सागर और अंडमान सागर को जोड़ता है। यहाँ पे आपका जौहर स्टेट है, तो वो आपका सिंगापुर के बीच, यहाँ पे सिंगापुर है, नीचे में सिंगापुर, छोटा सा सिंगापुर है, ठीक है, सिंगापुर और ऐसे करके जोड़ता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे 2-3 को चीज याद रखिएगा, मलक्का, उसके बाद करा स्टेट और आपका इसका जौहर स्टेट, ठीक है, ये 3। तो करा यहाँ पे आपका क्या, आपका स्थल ब्रिज हो जाएगा, किस हिसाब से, जिस हिसाब से वहां पे बनाया ना सुएज नहर और पनामा नहर जो आपको बताए हैं उसी हिसाब से, ठीक है। चलिए मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, अब यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस
कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3, देखिए एक होता है ना जैव विविधता दिवस, ठीक है, ये रिजर्व है, ठीक है, तो जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं और जैव विविधता का पिता किसको कहते हैं? तो A.O. विल्सन को कहते हैं, इसी को कहते हैं ना, A.O. विल्सन है, उसी को जैव विविधता का पिता कहता है। और भारत में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितना है तो क्या कहिएगा? 37 है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में 37वां आपका किसका बनाया है? उड़ीसा में बनाया गया है, ठीक है, उड़ीसा में जो है 37वां आपका दर्जा दिया गया है, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो क्या कहिएगा? वो दोनों अलग अलग है, जैव विविधता अलग है, जैव विविधता दिवस कहेगा तो क्या कहिएगा? 22 मई, और जैव विविधता बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कहेगा तो क्या कहिएगा? 3 नवंबर को। नहीं तो दोनों को पता लगा कि गड़बड़ नहीं की दीजिएगा, ये अलग है और ये अलग है, और ये ज्यादा दिन से नहीं मनाया जाता, ये आपका 2022 से मनाया जाता है। 2021 में इसको जो है यूनेस्को द्वारा लेके गया बात कहाँ पे? महासभा में, और महासभा द्वारा 2021 में इसको मान्यता मिला और 2022 से इसको प्रारंभ किए हैं, और ये जो है इस बार जो मना रहे हैं ये दूसरी बार है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कौन बार है तो क्या कहिएगा? ये दूसरी बार। कब से मना रहे हैं? 2022 से मना रहे हैं, ठीक है, ये बात याद रखना है आपको। और जैव विविधता दिवस कहेगा तो वो कब मनाता है? तो 22 मई को मनाता है। जैव विविधता का पिता किसे कहता है? A.O. विल्सन। पूरे विश्व में भारत के पास जैव विविधता का जो क्षेत्र है वो कितना है तो क्या कहिएगा? 8% है, क्या कहिएगा? 8% है, पूरे विश्व का 8% हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व अपने इंडिया के पास है। अब थोड़ा सा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में और थोड़ा सा ये जानिए कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये यहाँ पे आप क्या बताइएगा? बायोस्फीयर रिजर्व जो है, अच्छा, विश्व में सबसे अधिक जो है बायोस्फीयर रिजर्व मतलब जैव विविधता वाला जगह कौन सा है तो क्या कहिएगा? अमेजन वर्षावन। अमेजन वर्षावन कहाँ है? ब्राजील, दक्षिण अमेरिका। आपको एक दिन और बताए थे हम इसके बारे में, ठीक है। विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। विश्व का फेफड़ा किसको कहिएगा? यही आपको इसी को कहिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक दिन बताए थे ना, यहाँ से ऊपर से आपका इधर कर्क रेखा, फिर यहाँ पे 0 डिग्री और इधर मकर रेखा, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, चिली के बाद यहाँ पे पेरू है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ये आपका ब्राजील है, ये आपका ये हाँ ठीक है, ये कोलंबिया हो गया ना, ये बोलेविया है। तो ये वाला जो एरिया यहाँ पे देख रहा है यही अमेजन वर्षावन है, ठीक है। और सबसे अधिक पूरे विश्व में सबसे अधिक अगर बायोस्फीयर रिजर्व और सबसे अधिक जैव विविधता अगर पाया जाता है तो यही पाया जाता है। इसी वजह से इसको विश्व का क्या कहते हैं? विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। इसको क्या कहिएगा? विश्व का फेफड़ा अमेजन वर्षावन को कहा जाता है। अब विश्व का अब धरती का किडनी किसका? धरती का किडनी, जैसे धरती का फेफड़ा तो हो गया अमेजन वर्षावन, और किडनी किसको कहिएगा? तो विश्व आर्द्र भूमि होता है ना, आर्द्र भूमि, जिसको हम लोग 2 फरवरी को मनाते हैं आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है। तो वही आर्द्र भूमि को क्या कहा जाता है? जितना भी आर्द्र भूमि स्थल है उसको क्या कहा जाता है? तो पूरा धरती का किडनी कहा जाता है। और धरती का फेफड़ा किसको कहा जाता है? तो आप अमेजन वर्षावन को कह सकते हैं, ठीक है। ये बात थोड़ा सा जान के चलिएगा ना, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा तो फंस जाइएगा, ठीक है। तो जैव विविधता दिवस ये आपका 22 टोटल भारत में कैगो जैव विविधता मतलब कैगो बायो रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व है तो क्या कहिएगा? 37 गो है। अभी लास्टली अभी जो है आपका उड़ीसा को दिया गया है, उड़ीसा का एक जगह है, ठीक है। टोटल 37वां है और पूरे विश्व का भारत के पास कितना है? 8% है। आपको सबसे अधिक जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो अधिक देखे तो कौन? अमेजन वर्षावन, जो आपको अभी हम दिखाएं, क्योंकि वहां पे सबसे अधिक जैव विविधता वहां पे आपका पाया जाता है। बड़ी बड़ी जंगल है, बड़ी बड़ी जो है आपका जानवर पाया जाता है वहां पे, ठीक है। अब चलिए और क्या है ना, यहाँ पे इसको कब मनाते हैं? 2022 से मनाते हैं, और मेरे हिसाब से यहाँ पे और कुछ है नहीं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये बात को आप लोग समझ गए होइएगा। और कोई बात है क्या? और कोई क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन तो बहुत कुछ है, इसी को डिटेल करना चाहे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, मगर डिटेल करेंगे नहीं, ज्यादा समय भी हो जाता है और आप लोग को लंबा वीडियो पसंद भी नहीं है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग कल एक नया एनर्जी के साथ और नया आपका करंट अफेयर के साथ।